आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फोर्थ पार्ट के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 3 पार्ट हमने कवर कर लिए थे, ऑस्मोसिस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज बारी है फोर्थ पार्ट की, रिलेटिव इन लॉवरिंग वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब है, यानी जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी, वाष्प दाब में अवनमन या कमी आना। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूट के कारण उसमें क्या होगा, कमी होगी, रिलेटिव लॉवरिंग, लॉवर होगा। वो कैसे होगा हम बात करते हैं अभी। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है और मैं इसको हीट कर रही हूँ। जब मैं इसको हीट करूंगी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, वेपर क्रिएट करने लगेगा। ठीक है, समझ आया। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो इवेपोरेट होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, वेपर बनाने लगेगा। कब, जब वो अकेला सॉल्वेंट होगा, उसमें सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। जब मैं, अब जैसे मान लो मैंने एक सोल्यूट लिया, अब सोल्यूट लेके, ये है सोल्यूट B और ये सॉल्वेंट A, जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी और एक सॉल्यूशन बना लूंगी, बड़े कंटेनर में मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया A + B, ये क्या है, सॉल्यूशन। अब जब मैं सॉल्यूशन लूंगी और इसको हीट करूंगी तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होगा कि नहीं। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या वेपर बनाएगा, क्या बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। क्यों, देखो हमने ये बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया। ये बॉयल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे। सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे तो इसको वेपर बनाने के लिए इस पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, इस पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। और सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, जो वेपर क्रिएट नहीं कर सकता। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का एक, ना तो मैं खुद वेपर क्रिएट कर सकता और ना ही मैं ए को करने दूंगा, ना सॉल्वेंट को करने दूंगा। वाटर के अंदर जब आप नमक डाल दोगे, चीनी डाल दोगे या चाय पत्ती कुछ भी डालोगे तो उसमें क्या होगा कि वेपर जो बनेगी, जहाँ अकेला पानी, अकेला सॉल्वेंट वेपर बना रहा था, उसके कंपेरिजन में जब दोनों साथ में ऐड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कम वेपर बनाएंगे। कम वेपर बनाएंगे तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कंप्लीटली बॉयल नहीं होगा। अब इसको टेम्परेचर चाहिए होगा, वो कितना होगा, 120 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर इसको मिलेगा, तब ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। जब सॉल्वेंट अकेला था तब ये क्या कर रहा था, अच्छे से इवापोरेट हो रहा था, वेपर बना रहा था एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बट जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन बनाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये नहीं इवापोरेट होगा, नहीं बॉयल होगा, नहीं वेपर बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अब बी के पार्टिकल्स भी सरफेस पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं वेपर बनाने के लिए। सरफेस पे बी के यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। अब इसको जो टेम्परेचर चाहिए होगा, जो टेम्परेचर की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो या तो 110 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, 100 डिग्री पे नहीं होगा। तो वाष्प दाब में यानी वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी आ रही है ना। सोल्यूट को ऐड करने से क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे according to Raoult's law, according to Raoult's law, according to Raoult's law, PA is equals to P naught A XA। ये इक्वेशन थी, याद है। P naught A क्या था, प्योर कंपोनेंट था, यानी जो सिर्फ सॉल्वेंट वेपर बना रहा था। PA क्या है, जो पूरा सॉल्यूशन बना रहा है। और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये होगी पहली इक्वेशन। अब बात करेंगे PB, तो P naught B XB। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है, वेपर क्रिएट कर ही नहीं सकता, तो मैं इस PB को 0 मान लूं। क्यों 0 माना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, वेपर तो क्रिएट कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको 0 मान लूं। अब जब मैं इसको PT में रखूंगी, PA + PB, तो PT में रखने पे मेरे को क्या मिलेगा, P naught A XA। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ आया। अब देखो, एक इक्वेशन होती है XA XB
इक्वल 1। ये है हमारी मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगी, दो कंपोनेंट्स को मिलाकर जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगी, मेरे को सॉल्यूशन 100% ही तो मिलता है, 100% मिलता है। इन मैथ एक्सपोनेंशियल टर्म में हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, इन मैथ एक्सपोनेंशियल टर्म में हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन बनाऊंगी तो मेरे को 100% मिलेगा दो कंपोनेंट का, तो 100% की जगह मैं 1 भी तो लिख सकती हूँ। इसका योग 1 1 भी लिख सकती हूँ, दोनों के योग को मैं 1 लिख सकती हूँ ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब मेरे को एक्स ए की वैल्यू चाहिए, एक्स ए की वैल्यू चाहिए तो एक्स ए इज इक्वल 1 माइनस एक्स बी। जब एक्स बी उधर जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 कैन आई पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3 या तो पी नॉट ए, एक्स ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स बी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, पी नॉट ए, हाँ पी नॉट ए मल्टीप्लाई हो गया एंड माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब इससे मल्टीप्लाई हो गया, मेरे को ये इक्वेशन मिल गई। अब इस नेगेटिव टर्म को मैं उधर लेके जाती हूँ, पॉजिटिव हो गया। और पी नॉट ए माइनस पी टी, पी नॉट ए पी टी क्या है, पी नॉट है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, पी टी क्या है पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो अगर मैं एक्स बी यानी मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकालती हूँ तो मेरे को ये फॉर्मूला मिलता है पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए। इसका क्या मतलब हुआ, पी नॉट ए जब पूरे जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, पी टी जब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट ए का क्या मतलब है, जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट ज्यादा किसका होगा, ऑफ कोर्स से बात है, ज्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कंपोनेंट्स थे, एक ही मॉलिक्यूल्स थे, उसको कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला नहीं था। तो इसमें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। इसीलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में डिवाइड में बड़ी टर्म होगी, उसको रखेंगे पी नॉट ए। ये है हमारा फॉर्मूला। अब अगर हम एक्स बी के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, एक्स बी के मोल फ्रैक्शन की बात करें, मैं इसको रफ कर देती हूँ। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब जब मैं इसकी बात करूंगी तो एक्स बी क्या होगा, एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। देखो मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन को फाइंड करने की एक टर्म है, जैसे मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब टर्म्स होती है किसको फाइंड करने की, सॉल्यूशन के अंदर की कंसंट्रेशन को फाइंड करने की टर्म्स होती है, वैसे मोल फ्रैक्शन होती है। अब ये एक्स बी एक कंपोनेंट है, एक्स बी कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन का, तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बी अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर मैं एक्स से कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अपॉन में नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल प्लस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं एक्स बी के फॉर्मूले को, अगर मैं इस फॉर्मूले को इधर रख दूं एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी में, और ये वैल्यू लिख दूं इधर, तो अब देखो इसके आगे क्या होगा, ये क्या मैंने एक्स बी की टर्म को खोल के इस स्मॉल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को खोल के इधर रख दिया। अब एन ए को मैं क्या करूंगी, एन ए को मैं नेग्लिजिबल करूंगी। एन ए क्या, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो एन ए क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल, एन बी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल। बात किसकी करनी है, सॉल्यूट पार्टिकल की। तो एन ए को हम क्या समझेंगे, नेग्लिजिबल, तो नेग्लिजिबल समझेंगे तो एन ए को हटा दो। अब बात करते हैं एन बी, नंबर ऑफ मोल्स बी कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स बी कंपोनेंट। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, ये क्या गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर
वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। जब भी नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले की बात आती है, मोल्स के फॉर्मूले को, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। जब एन के फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला याद रखना। तो अब क्या मैं एन बी की जगह ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। तो डब्ल्यू बी अपॉन में एन बी और एन ए, अगर मैं इस एन ए का फॉर्मूला लिखती हूँ, नेग्लिजिबल समझा बट फॉर्मूला लिखती हूँ एन ए प्लस एन बी, तो एन ए का फॉर्मूला लिखूंगी तो यही आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन में एन ए इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए। अब ये जो नीचे वाली टर्म है वो डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, एम बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए, प्रोपोर्शनल हो गया, ये टर्म रीअरेंज हो गई, ऐसे बन गई, और पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन में पी नॉट ए। अब जैसे मान लो कि मेरे को वैल्यू निकालनी है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इधर भेज दूंगी, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए, ये रहेगा एज इट इज, ये टर्म आ जाएगी इधर आ जाएगी, तो पी नॉट ए माइनस पी टी, और ये पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्यों गया, क्योंकि डिवाइड गया, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इस डिवाइड वाली टर्म को जब हम इस साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा एम बी। अगर हम टोटली फॉर्मूले की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट की बात करें, तो डब्ल्यू बी क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ए कि सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर बना रहा था, डब्ल्यू ए गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और पी नॉट ए माइनस पी टी। पी नॉट ए माइनस पी टी क्या है, कितना सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बना रहा है, कितना सॉल्यूशन वेपर प्रेशर बना रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को, इस टर्म को हम इधर रखेंगे, तो ये हमें मिल गया फॉर्मूला। एक बार इसको मैं फिर से समझा देती हूँ, ये था अकॉर्डिंग टू राल्स्टो का फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। इस टर्म को मैंने जीरो क्यों माना, क्योंकि सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अब जब मैं इसको पी टोटल सॉल्यूशन में रखूंगी तो सिर्फ पी ए की वैल्यू रखूंगी, पी ए की वैल्यू रख के एक्स ए की मैंने वैल्यू वहां से निकाली थी, मॉल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1 से मैंने वैल्यू निकाली थी। अब ये वैल्यू मैंने डिफरेंस करके इधर रख दी, इसको मल्टीप्लाई करके मैं ये फॉर्मूला ले आई एक्स बी का, फिर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी का ये फॉर्मूला खोल के इधर रखा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाला मैंने, ये इधर रखा, और ये पूरा फॉर्मूला फिर एट द लास्ट किसका निकाल लिया हमने, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट का। इसका कोई भी ग्राफ नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन उन दोनों का ग्राफ था, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, इसमें डेरिवेशन है, फॉर्मूला जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूछ ले ये आ जाएगा, जहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स का पूछ ले ये आ जाएगा, अगर इसमें किसी की भी वैल्यू पूछ ले तो रीअरेंज करके फॉर्मूला बना सकते हो, यही एक छोटा सा डेरिवेशन है। और वेपर प्रेशर में क्या हो रही है, कमी हो रही है, वाष्प कम बन रही है, और कम क्यों बन रही है आप देख सकते हो, जो वाष्प बन रही है वो अपॉन में है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में पूरे सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर अपॉन में पूरे सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या बन रही थी, कम बन रही थी। सो थैंक यू।